हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अब इस सेशन में हमें क्या करना है, एग्जैक्टली टारगेट क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स का हम रिविज़न कर चुके हैं, हम PYQs सॉल्व कर चुके हैं। तो अब फाइनली बारी आती है इन 5 चैप्टर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो बेटा आज के इस सेशन में मैं आप बच्चों के लिए लेकर के आई हूँ क्लास 10th बायोलॉजी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस सेशन में हर एक सवाल जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बेटा, ये सवाल आप बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। हर एक सवाल बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो डेफिनेटली वो बच्चा जो इस सेशन के एंड तक बना रहेगा, वो बच्चा जो इस सेशन में आने वाले हर एक सवाल को पढ़ेगा, समझेगा, आंसर देने की कोशिश करेगा, उस बच्चे के लिए ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो टारगेट मैंने आपको बता दिया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अब बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाफट से आ जाओ, अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं और इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुट जाते हैं। आ जाओ, शुरुआत होती है पहले क्वेश्चन के साथ। आ जाओ, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज़ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। एक टेबल यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इस टेबल को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद में एक ऐसी रो चूज़ करनी है आपको जो कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है ना। बेसिकली यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, गलत ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टेबल को ही देख लेते हैं। टेबल है किस चीज़ के बारे में, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब जैसे ही आप ये दोनों वर्ड्स पढ़ोगे, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तुरंत आपके दिमाग में वो जो आपकी NCERT बुक में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में ग्लूकोज के फेट का जो पूरा एक पाथवे दिया हुआ है, जो पूरा एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, वो तुरंत फ्लो चार्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही आप ये वर्ड पढ़ोगे, एरोबिक एंड एनारोबिक। आ गया? चलो अब अपन ऑप्शंस देख लेते हैं कि भाई ऑप्शन क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए, वो हमसे लोकेशन की बात कर रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है। ठीक है, आ जाओ। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग एरोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा ऑप्शन ए बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ ATP कि दोनों ही टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में कितना कितना ATP जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ATP का अमाउंट बनता है वो ज़्यादा बनता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि भाई ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में चाहिए होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं चाहिए होती है। तो ये चारों ऑप्शंस मैंने आपको रीड करके बता दिए। 1 मिनट के लिए सोचो कि यार जो भी हमने अभी तक की पढ़ाई करी है ना, जो भी अभी तक हमने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, समझा है, प्रैक्टिस की है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा सोचो कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। और ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, करेक्ट नहीं कि पहला ऑप्शन तुमको जैसे दिखा कि हाँ ये करेक्ट है उसको टिक कर दिया। इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तुमसे पूछा जा रहा है। सोचो और जवाब देने की कोशिश करो। डेफिनेटली बेटा इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में जो जानकारी दी हुई है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखो सबसे पहले हुआ क्या, सपोज ये हमारा बॉडी सेल है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया और ये समझ लो हो गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा नहीं बना पर कोई बात नहीं, समझ लो ना क्या जाता है। ठीक है, ये अपना बॉडी सेल है, ये उसका न्यूक्लियस और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी सेल के अंदर, सेल के अंदर कहाँ, टू बी मोर स्पेसिफिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म है, वहाँ पर अपना आया कौन, गुल्लू, यानी कि
ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया तो वहीं रह करके जो अपना गुल्लू है, जो ग्लूकोज है, वो कन्वर्ट हुआ बेटा किस में? पायरुवेट में। आई बात समझ में? तो जैसे ही बॉडी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आया, वो कन्वर्ट हो गया किस में? पायरुवेट में। जब पायरुवेट बना बेटा, फिर वो पायरुवेट कहाँ जाता है? वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब हम सांस भी तो लेते हैं ना, ब्रीदिंग भी तो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन भी आ गई सेल के अंदर, जो है बेटा ऑक्सीजन भी आ गई। ऑक्सीजन सेल के अंदर आ तो गई, लेकिन कहाँ गई? वो भी चली गई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट भी है और ऑक्सीजन भी चली आई पीछे से। अब क्या होगा? ऑक्सीजन बोलेगी कि भैया मैं तो इस पायरुवेट को छोड़ूंगी नहीं, और उठा करके उसको कंप्लीटली उसका ब्रेक डाउन करवा देगी, और पायरुवेट जो है बेटा वो कंप्लीटली टूट जाएगा किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकलेगी ढेर सारी एनर्जी। इसी को तो अपन बोलते हैं एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल्स के लेवल पर ये प्रोसेस चल रही है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज का जो कन्वर्जन हुआ है पायरुवेट में, वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है साइटोप्लाज्म में। और फर्दर जो पायरुवेट कंप्लीटली टूटा है कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और एनर्जी में, ये प्रोसेस कहाँ हुई है? ये स्टेप कहाँ हुई है? ये हुई है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पर ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? साइटोप्लाज्म में? कतई नहीं, यहाँ पर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तुमको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? आप बोलोगे कि मैम हमें नहीं पता, तो सुनो मेरी बात सुनो। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ईस्ट की, ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है बेटा, उसको तो ना ऑक्सीजन नसीब ही नहीं होती है, तो क्या उसको कोई हक नहीं है सेलुलर रेस्पिरेशन करने का? बिल्कुल हक है। अब तो क्या हो गया अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही? वो बिना ऑक्सीजन के कर लेगा, मतलब कि वो एनारोबिकली सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा। कैसे? तो ग्लूकोज तो उसके भी सेल के अंदर आएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट भी होगा पायरुवेट में, लेकिन क्योंकि वहां पर पायरुवेट को कंप्लीटली तोड़ने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए है ही नहीं ऑक्सीजन, इसीलिए पायरुवेट टूटेगा किस में बेटा? वो टूटेगा इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ऐसा नहीं कि वहां पर एनर्जी नहीं निकलेगी, लेकिन जितनी यहां निकल रही थी ना बेटा, उससे कम निकलेगी। तो ऐसा नहीं है कि ईस्ट बोलेगा कि अरे क्या मैं नहीं बनाऊंगा क्या एनर्जी? हाँ बिल्कुल बनाओ, लेकिन उसके पास बेटा ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा? तो होगा ये कि जब ईस्ट के सेल में, उसके साइटोप्लाज्म में, टू बी मोर स्पेसिफिक, ईस्ट के सेल में जब उसके साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जाएगा, वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, और वो पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही रह करके टूटेगा या कन्वर्ट होगा किसमें? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और निकलेगी थोड़ी बहुत एनर्जी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा साइटोप्लाज्म में। उल्टा लिख दिया, यहाँ पर उल्टा लिख दिया। यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात ही नहीं होगी, यहाँ पर तो जो भी हो रहा है ना साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, सेल के, खत्म। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन था बेटा ये गलत था, तो जो ऑप्शन गलत है हमसे वही पूछा गया था, तो हमने जवाब दे दिया कि देखो ये वाला गलत है। चलो आगे बढ़ो, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ बाइल। Bile juice does not have any digestive enzyme but still plays a significant role in the process of digestion. Justify this statement। मतलब बेसिकली इस सवाल में आपसे दो सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि बाइल बनता कहाँ है और बाइल स्टोर कहाँ होता है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है, मतलब सवाल क्या पूछा गया है, आपको जानकारी दे करके आपसे बोला गया है कि देखो भैया ऐसा है कि बाइल जूस जो होता है जहाँ भी बने, जहाँ भी स्टोर हो, हमें मतलब नहीं है। बात यह है कि बाइल जो होता है उसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी डाइजेशन प्रोसेस में उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो दो सवाल पूछे गए हैं, तो जस्टिफिकेशन बाद में देंगे, पहले अपन ये देख लेते हैं कि भैया बाइल जो है वो बना कहाँ और स्टोर कहाँ हुआ। तो तुमको पता है कि बाइल कहाँ बनता है बेटा? बाइल बनता है लिवर में।
है, कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम सबको पता है कि लिवर क्या करता है, यहाँ पर बैठे बैठे बाइल बनाता है, मतलब बाइल जूस बनाता है, लेकिन बना तो देता है, फिर वो बोलता है कि यार अब मुझे आलस आ रहा है, अब कौन इसको कॉन्सेंट्रेट करे, कौन इसको स्टोर करे, मेरे को नहीं करना। क्योंकि बेटा लिवर के पास ना और भी कई सारे काम होते हैं, वो बैठ करके बस बाइल को बनाए, उसको कॉन्सेंट्रेट करे, स्टोर करे, तो बाकी के काम कौन करेगा, लिवर के। तो इसलिए बोलता है लिवर कि भैया मैंने बना दिया है बाइल जूस को, लेकिन अब इसको कोई और स्टोर करे और कॉन्सेंट्रेट करे। कौन? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर बेटा साइड में पड़ा होता है लिवर के, छोटा सा आप बोल सकते हो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपन ने कई बार देखा भी ये पिक्चर में, है ना, मतलब डायग्राम में। तो लिवर के बिल्कुल बगल में पड़ा होता है वो गॉल ब्लैडर। तो लिवर बोलते हैं कि सुनो तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, तुम एक काम करो, जो हमने बनाया ना बाइल जूस, तुम उसको रखो अपने अंदर, मतलब स्टोर करो और उसको कॉन्सेंट्रेट करो, और जब ज़रूरत आएगी, मतलब जब डाइजेशन की प्रोसेस में जब आएगी रिक्वायरमेंट, तब जो है तुम ही वहाँ से निकाल देना, मतलब रिलीज कर देना। ठीक है, तो स्टोर कहाँ होगा बेटा, और कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा उसका, गॉल ब्लैडर में होगा, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि जो बाइल जूस जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, उसमें होता क्या क्या है। भाई बाइल जूस जो है, अपन इसका जिक्र कब कब करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं डाइजेशन प्रोसेस की, वहाँ पर जो है हम बात करते हैं किसकी, बाइल जूस की। क्यों? क्या इसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसा कि पैनक्रियाटिक जूस में होता है या फिर इंटेस्टाइनल जूस में होता है, क्या इसके भी पास कोई ऐसा एंजाइम है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम? आप बोलोगे नहीं, इसके पास नहीं है। तो फिर इसके पास है क्या, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? तो आप बोलोगे कि मैम बाइल जूस में ना बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं और बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स बता भर मैंने आपको दिया है, लेकिन 10th में आपको इसका कोई मतलब फंक्शन नहीं पढ़ना है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको बात करनी है किसके ऊपर, बाइल सॉल्ट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ही अल्टीमेटली जा करके डाइजेशन में एक सिग्निफिकेंट बेटा रोल प्ले करने वाले हैं। कैसे? हम जो खाना खाते हैं बेटा, उसमें आप सभी को पता है कि फैट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि हमारे पास एंजाइम नहीं होते हैं, हमारे पास एंजाइम होता है बेटा, हमारे पास लाइपेज एंजाइम होता है जो क्या करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन जो लाइपेज एंजाइम है वो बोलता है कि भैया माना कि मैं फैट्स को डाइजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस बंदे ने जो खाना खाया है उस खाने में जो फैट है ना, वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है। इतने बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर मैं अपना कैसे एक्शन परफॉर्म कर पाऊँ, मेरे को नहीं पता। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास बेटा फैट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं आ रहे, बिल्कुल है बेटा, लाइपेज एंजाइम है, लेकिन वो बोलेगा इतने बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर मैं नहीं कर पाऊंगा काम, इनको जो है छोटे 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 टुकड़ों में करके दो। जैसे कि तुम्हारी मम्मी रोटी बनाती तो तुम क्या करते हो, पूरी की पूरी रोटी एक साथ खा जाते हो क्या, उठाई रोटी, उसमें डाली दाल, एक कटोरी सब्जी डाली, खा गए, कि अब जो काम है वो क्या करेगा, स्टमक करेगा, हमें मतलब नहीं है। माना कि बेटा स्टमक, इंटेस्टाइन है ना, ये जाकर के क्या करेंगे, उस रोटी दाल चावल सब्जी को डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन देने का भी तो कोई तरीका होता है ना। तुम क्या करते हो, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते हो, थोड़ी थोड़ी दाल लेते हो, थोड़ी थोड़ी सब्जी लेते हो, फिर उसको अपने मुंह में रख करके दांतों से चबाते हो, च्यू करते हो, फर्दर और स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हो, है कि नहीं। फिर इसके बाद में देते हो उसको स्टमक को कि अब करो तुम डाइजेशन, शुरुआत करो, है कि नहीं। तो सिमिलरली जो लाइपेज एंजाइम होता है वो बोलता है कि भैया अपने बस की नहीं है, ये जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो ग्लोब्यूल्स हैं, इनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो, तोड़ो, फिर उन छोटे 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 फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम आकर के अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे और डाइजेशन करेंगे, मतलब आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना बेटा, यही क्या करते हैं, यही लार्ज या बिग आप बोल सकते हो कि फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उनका, किसमें, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। बड़े बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे 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 फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ते कौन है, यही बाइल सॉल्ट्स तोड़ते हैं। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। तो इसलिए बाइल जूस क्यों चाहिए होता है, फैट्स के इमल्सिफिकेशन के लिए। और फिर यही जो इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं,
इनके ऊपर लाइपेज एंजाइम आकर के अपने एक्शन परफॉर्म करेगा, फर्दर ब्रेकडाउन करवाएगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन के लिए जो है हमें बाइल सॉल्ट्स चाहिए, जो कहाँ पाए जाएंगे, ऑफ कोर्स बाइल जूस में पाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैम क्या सिर्फ यही काम होता है क्या बाइल जूस का? अरे एक और काम होता है। देखो स्टमक से बेटा जो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, तो वो खाने का जो बेटा जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों भाई? खाना स्टमक से पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्टमक में क्या था? HCl था। तो जब स्टमक में खाना जाता है तो वो खाना HCl से अच्छे से मिक्स हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उसका जो पीएच है, जो मीडियम है, वो एसिडिक हो जाता है खाने का। और वे वही एसिडिक पीएच वाला जो खाना है बेटा वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है? ड्यूडेनम पार्ट में पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, मतलब पेनक्रियाज ने जो जूस बनाया होता है जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो पेनक्रियाटिक जूस भी कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। और उस जूस में क्या होता है? पेनक्रियाटिक, मतलब पेनक्रियाटिक जूस के आप बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब वो पेनक्रियाटिक जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना बेटा, वो बोलते हैं कि वो बहुत ही ऐसे नखरे मारते हैं कि अरे ये जो खाना आया है इसका तो जो पीएच है, जो मीडियम है, वो कैसा है? एसिडिक है। हम ऐसे एसिडिक मीडियम वाले पे जो है ना खाने पर हम अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। तो फिर इसके बाद में क्या होता है? बाइल जूस में बेटा कुछ बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। बाइल जूस बोलता है कि अरे ठहरो भैया ठहरो, ज़्यादा ये है ना ऐसे बुरा मानने की या नखरे मारने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ करते हैं। क्या करते हैं? तो बाइल जूस में क्या होते हैं बेटा? बेसिकली बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। जब लिवर से बाइल जूस आता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, तो उस बाइल जूस में क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, जो क्या करते हैं? खाने का वो जो एसिडिक पीएच है ना उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, एक अल्कलाइन मीडियम जो है बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि पैनक्रियाटिक जूस के डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने पर अपना एक्शन करें और डाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू करें एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द फूड एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एसिडिक, इट इज मेड अल्कलाइन बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस सो एज टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ये जो नखरे मारते हैं, इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम्स होते हैं ना उनको कोई वो नहीं होता, पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे ऐसे एसिडिक फूड वाले खाने पर खाने का जो है ना डाइजेशन, इसको चेंज करो। तो इसलिए बाइल जूस आता है, वो बोलते हैं कि हम करते हैं। तो वो क्या करेगा? खाने का जो एसिडिक पीएच है उसको वो अल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा ताकि वो काम कर पाएँ पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स। ठीक है, तो एक तो इमल्सिफिकेशन हो गया, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं उनको अपना एक्शन परफॉर्म करने में बाइल जूस हेल्प करता है। ठीक है, बाकी तो अपन ने पूरा पढ़ ही लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम आ जाते हैं। ऑक्सीजन मोस्टली इज कैरिड बाय अ पिगमेंट इन आवर ब्लड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। याद करो जब अपन वन शॉट पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया भी था, और मैंने आपको ये बताया भी था कि बेटा ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई है। आप सभी को पता है कि हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन आती है, टू बी मोर स्पेसिफिक हमारे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आ जाती है, वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली जाती कहाँ है? ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में जाती है ना। अब ब्लड में क्या होता है? आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अब वो जो बेटा हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको ऑक्सीजन से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है। वो बोलता है कि अरे वाह ऑक्सीजन आ गई, और फिर क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का हाथ पकड़ लेता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का। और फिर वो जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरी बॉडी में, मतलब ऑफ कोर्स ब्लड के ही थ्रू पूरी बॉडी में क्या करता है? ऐसे 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 फ्लो करता है। और जहाँ भी जिस सेल में टिश्यू, मतलब जिस भी टिश्यू के सेल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उस टिश्यू के लेवल पर पहुँच करके क्या होता है? वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टूटता है, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, और फिर वही ऑक्सीजन जो है उस टिश्यू के सेल के अंदर चली आती है। अब आप बोलोगे कि मैम इतनी मेहरबानी जो है हीमोग्लोबिन को करने की क्या ज़रूरत थी? भाई ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाती है डिफ्यूजन के थ्रू, याद होगा आपको, है ना, कि एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और कैपिलरी के ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो ऑक्सीजन बोलती है कि अरे 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 मैं तो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाऊंगी, मतलब जो ऑक्सीजन है बेटा वो एल्वियोलाई से निकल करके कहाँ जाती है? ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में आ जाती है। तो अगर आ गई है तो वो अपने आप क्या करेगी? ऐसे ही डिफ्यूजन के थ्रू, भाई ब्लड में जो ऑक्सीजन आ चुकी है वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के ही थ्रू
पूरी बॉडी में जो है फैल जाएगी, मतलब हर एक बॉडी के सेल तक, टिश्यू तक जो है पहुंच जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू। ये हीमोग्लोबिन को क्यों जो है ना बीच में आने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि बेटा बॉडी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है हमें बॉडी, और इस बड़ी सी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। डिफ्यूजन करते 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 अगर ऑक्सीजन जाएगी ना बॉडी के हर एक सेल तक, टिश्यू तक, तो बेटा तब तक तो जो सेल है ना वो मर चुका रहेगा। कितने देर से आई ऑक्सीजन कि हम तो मर ही गए। तो इसीलिए बीच में आता है हीमोग्लोबिन, वो बोलता है कि भैया तुम रहने दो ऑक्सीजन को, कि तुमसे ना हो पाएगा जल्दी जल्दी, हम तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और उसके बाद में फटाफट क्या करते हैं, तुमको हर एक टिश्यू के सेल तक पहुंचाते हैं, तुम्हें जो है डिलीवर करने का काम करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन अब यहाँ पर बोल रहा है कि whereas carbon dioxide is transported in dissolved form in our blood, कि ऑक्सीजन को आप बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मोस्टली इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। इसके आपको 2 रीजन देने हैं, तो आ जाओ दे देते हैं रीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है, हीमोग्लोबिन बोलता भी है कि मतलब सपोज उसने पूछा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, कि देखो ऑक्सीजन का तो हम ट्रांसपोर्टेशन कर ही रहे हैं फटाफट, तुम्हारा भी करवा दें क्या। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलती है कि नहीं नहीं भैया, मैं तो पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल हूँ एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। भाई प्लाज्मा, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा क्या होता है बेटा, 90 से लेकर के 92% तो उसमें पानी ही होता है ना। तो उसी प्लाज्मा में उसी प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बोलती है कि हम तो डिजोल्व हो जाएंगे। ब्लड का जो प्लाज्मा है बेटा उसमें मेनली तो पानी ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलती है कि भैया मैं ज़्यादा मतलब सॉल्युबल हूँ पानी में एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो मैं तो जो है प्लाज्मा के पानी में, मतलब मैं तो प्लाज्मा में जो ना डिसॉल्व हो जाऊंगी, और फिर जहाँ जहाँ प्लाज्मा जाएगा वहाँ मैं भी चली जाऊंगी, मेरा भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। चिंता मत करो तुम हीमोग्लोबिन, हम अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। उसके अलावा हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा, अब देखो वही वाली बात है कि हीमोग्लोबिन ने ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड से पूछा नहीं कि तुम्हारे भी करवा दें क्या ट्रांसपोर्टेशन, पूछा, लेकिन उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड हम तो तुम्हारा भी करवा देंगे ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब कि हीमोग्लोबिन तो खुद ही ज़्यादा ऑक्सीजन को पसंद करता है, उसको तो खुद ही जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड पसंद नहीं है, थोड़ी कम पसंद है। तो वो पूछेगा ज़रूर फॉर्मेलिटी में कि तुम्हारा भी करवा दे ट्रांसपोर्टेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोले कि नहीं मैं तो जो है ना ज़्यादा सॉल्युबल हूँ पानी में एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो मैं तो जो है ना ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें जो पानी है उसी में जो है ना डिज़ोल्व हो जाऊंगी, यानी कि प्लाज्मा में आप बोल सकते हो कि डिज़ोल्व्ड स्टेट में ही जो है ना मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, तुम मत चिंता करो। और हीमोग्लोबिन बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कौन सा जो है ना मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तो प्यार है किससे, ऑक्सीजन से, तो मैं तो ऑक्सीजन का ही क्या करूँगा, ट्रांसपोर्टेशन करवा दूंगा, तुम करो डिज़ोल्व स्टेट में अपना ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, प्लस हीमोग्लोबिन की ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मेजर फोर्सेज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, या ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन of water in a plant. Force A is the driving force in the movement of the water during the day, whereas force B helps the movement of water in plant during the night or during the day when humidity is very high. Identify force A and force B. बेटा आप सभी को पता है ना कि किस तरीके से प्लांट बॉडी में पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो प्लांट बॉडी में या प्लांट बॉडी के अंदर पानी को लाने का काम किसका होता है, जड़ों का, है ना। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, मिट्टी में जो पानी है उस पानी को रूट्स बेसिकली अब्जॉर्ब करती हैं। अब्जॉर्ब करती है मतलब क्या, पानी जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर आ जाता है। नॉट ओनली वाटर, पानी के साथ साथ जो मिनरल आयंस होते हैं बेटा वो भी क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आ तो गए पानी और मिनरल आयंस प्लांट बॉडी के अंदर। फिर इसके बाद में क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब सपोज ऊपर कोई पत्ती है, पत्ती के सेल्स हैं, उनको चाहिए है पानी, तो रूट्स बोलेंगे कि देखो हमने तो पानी अब्जॉर्ब कर लिया है, तुम चाहो तो नीचे आकर के लेके जा सकते हो। तो वो बोलेंगे अगर हम लीफ के सेल्स हम कहाँ नीचे आएंगे, तुम दो ना आ करके। तो रूट के भी सेल्स बोलेंगे कि नहीं भैया, पानी और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब करने का काम हमारा था, अब ट्रांसपोर्टेशन हमारे बस की नहीं है। इसलिए क्या होता है, जाइलम कंडक्टिंग चैनल बनता है जिसमें कि ट्रकीज एंड वेसल्स जो है ना एक के ऊपर एक ऐसे
अरेंज हो करके क्या करते हैं, लंबे लंबे जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स बना लेते हैं। उन्हीं के थ्रू क्या होता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दो मेजर ड्राइविंग फोर्स होते हैं बेटा जो पानी के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं प्लांट बॉडी में। जो फोर्स ए है, इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के टाइम पर फोर्स ए होता है जो अधिकतर जो है पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है नीचे से ऊपर की तरफ। वेयर एज फोर्स बी हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट बॉडी ड्यूरिंग द नाइट, कि रात के समय पे फोर्स बी होता है जो अधिकतर आप बोल सकते हो कि प्लांट बॉडी में पानी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मतलब दो फोर्सेज हैं, फोर्स ए एंड फोर्स बी। फोर्स ए दिन के टाइम पे ज़्यादा पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा और फोर्स बी रात के टाइम पर जो है पानी का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा करवाएगा प्लांट बॉडी में। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ दीज फोर्सेज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट। तो डेफिनेटली बेटा फोर्स ए हो जाएगा क्या, आपका ट्रांसपिरेशनल पुल, और बी हो जाएगा रूट प्रेशर, है ना। दिन के टाइम पर क्या होता है भाई, दिन की बात हो रही है फोर्स ए के लिए, दिन में क्या होता है, स्टोमेटा खुले रहते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है। प्लांट बॉडी का जो पानी है वो वेपर्स के फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, बाहर जाता है। तो जैसे जैसे बेटा प्लांट बॉडी का पानी वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो जो पानी बाहर निकल रहा होता है ना बेटा, वो अपने पीछे वाले पानी को बोलता है कि सुन तू भी आ जा। मतलब सपोज एक वाटर मॉलिक्यूल है, वो वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर निकल ही रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल को बोलेगा कि सुन तू भी आ जा। मतलब पानी जो है प्लांट बॉडी का वो वेपर्स के फॉर्म में निकलता जा रहा है स्टोमेटा से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और जो पीछे वाला पानी बेटा कहाँ पीछे वाला पानी, तो वही जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो पीछे वाला और जो नीचे वाला पानी है ना बेटा, उसको आगे खींचा जाता है, आगे और ऊपर खींचा जाता है। भाई सपोज यहां पर ये देखो, ये स्टेम का जाइलम कंडक्टिंग चैनल है, ये एक लीफ का, देखो प्लांट बॉडी में बेटा रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, उन सबके जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स है ना बेटा, वो सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो सपोज ये क्या है, स्टेम का जाइलम कंडक्टिंग चैनल है, और ये क्या है, लीफ का जाइलम कंडक्टिंग चैनल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि पानी है। ठीक है, यहाँ पर पानी है। अब सपोज ये वाला जो पानी है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो जब ये वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, अपने पीछे वाले को बोलेगा कि ओए सुन, तू जो है ना, तू भी जो है ना आ गया, मतलब तू भी जो है ना आगे आ जा, और जो है ना तू भी जो है ना वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश कर। तो यहाँ पर लीफ क्या बोल सकते हो कि जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो पानी है वो वेपर्स के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू स्टोमेटा से बाहर निकलेगा, और स्टेम के जाइलम कंडक्टिंग चैनल में, स्टेम के बेटा जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो पानी है, उस पानी को ऊपर और आगे खींचा जाएगा। ठीक है, इस पानी को ऊपर और आगे खींचा जाएगा कि भैया आगे आगे का पानी बाहर निकल रहा है वेपर्स के फॉर्म में, तो पीछे पीछे के पानी को ऊपर खींचा जाए और आगे खींचा जाए। तो एक सक्शन जो है क्रिएट हो जाता है, और इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, कि जो खिंचाव हो रहा है बेटा, कि स्टेम का जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल है उसमें जो पानी है, उस पानी को कोई ऊपर खींच रहा है, आगे खींच रहा है। ये खिंचाव क्यों हुआ, ये पुल डेवलप क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। तो यहां पर हमने बात कर ली किसकी, फोर्स ए की। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल। अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, फोर्स बी की। फोर्स बी क्या है बेटा, रूट प्रेशर। ये तो वही वाली बात होगी ना, देखो जैसे कि ये रूट है, ठीक है, इसमें क्या है, ये जाइलम कंडक्टिंग चैनल है। ठीक है, ये रूट है, मतलब ये रेड वाली रूट है, और इसके अंदर क्या है, जाइलम कंडक्टिंग चैनल है। रूट ने क्या करा, पानी अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, रूट ने क्या करा, देखो यहाँ पर पानी अब्जॉर्ब कर लिया। ये देखो, ये पानी आ गया कहाँ, जाइलम कंडक्टिंग चैनल में। मतलब आप बोल सकते हो कि रूट का जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल है ना, वहाँ पर क्या बन गया, एक वाटर कॉलम बन गई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है रूट्स रुकेंगी तो नहीं, वो क्या करेंगे, मिट्टी से और भी पानी जो है वो अब्जॉर्ब करेंगी। मिट्टी से वो क्या करेंगी बेटा, फर्दर और पानी अब्जॉर्ब करेंगी।
तो जो अब नया पानी अब्जॉर्ब किया जा रहा है बेटा, उसको भी तो कहाँ आना है, इसी जाइलम कंडक्टिंग चैनल में आना है ना। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले जो पानी अब्जॉर्ब करके रखा हुआ था ना वो पड़ा हुआ है। तो जो नया वाला पानी आ रहा है वो बोलेगा पुराने वाले पानी को कि ओह आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे मतलब ऊपर उठो। जब तुम लोग आगे खिसकोगे ऊपर उठोगे तब तो हम तुम्हें जगह आएंगे। तो ये जो प्रीवियसली अब्जॉर्ब्ड वाटर होता है ना बेटा जाइलम कंडक्टिंग चैनल में, उस प्रीवियसली अब्जॉर्ब्ड पानी के ऊपर एक प्रेशर लगता है रूट्स के लेवल पर, ताकि उस प्रेशर से ये जो पानी है बेटा ये ऊपर जाए, मतलब वाटर कॉलम जो है वो ऊपर उठे, ताकि जो अभी अभी पानी अब्जॉर्ब करा गया है वो इनकी जगह पे आए। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, इस रूट प्रेशर के थ्रू जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो वाटर कॉलम होता है बेटा उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है। वो वाटर कॉलम जो है ऊपर उठता है कि जो पानी अब्जॉर्ब हो चुका है पहले से उसको ऊपर भेजा जाएगा, खिसकाया जाएगा प्रेशर लगा करके, और उसकी जगह पे नया पानी आएगा। फिर जो नया पानी है वो भी कभी ना कभी पुराना हो जाएगा, है ना। उसको भी बोलेंगे बेटा तो तुम और आगे जाओ और ऊपर उठो, तुम ऊपर उठोगे तो क्या होगा, तुम्हारी जगह पे नया पानी आ जाएगा, लाइक दैट। इसको अपन बोलते हैं रूट प्रेशर, है ना। और ये मेजर ड्राइविंग फोर्स क्यों होता है रात के टाइम पर, क्योंकि बेटा रात के टाइम पर स्टोमेटा बंद होता है ना, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही होती है। अगर ट्रांसपिरेशन है तो क्या बात है, ट्रांसपिरेशन पुल लगेगा और पानी ऊपर जाना आएगा, वाटर कॉलम जो है ना ऊपर उठेगा। लेकिन अगर रात के टाइम पर स्टोमेटा बंद होंगे, ट्रांसपिरेशन होगी नहीं, तो फिर कौन खींचेगा, फिर तो बेटा रूट प्रेशर ही क्या होगा, मेजर ड्राइविंग फोर्स होगा। ठीक है, चलो। So transpiration pull, evaporation of water molecules from the stomata of a leaf due to transpiration creates a suction that pulls the water from the xylem cells of the roots. Root pressure क्या है, active absorption of ions by roots from the soil causes water to steadily move into the root xylem, creating a column of water that is pushed upwards. कि लगातार बेटा क्या होगा, जो रूट्स होंगी ना वो एक्टिवली पानी को अब्जॉर्ब करेंगी, है ना। रूट्स जो होंगी वो एक्टिवली क्या करेंगी, एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस बाय द रूट्स, है ना, फ्रॉम द सॉइल कॉजेज वाटर टू स्टेडीली मूव इनटू द रूट जाइलम। कि भैया रूट जाइलम में क्या हो, पानी लगातार मूव करता रहे, रुक ना जाए कि बस आ गए, अरे ऊपर भी तो उठो, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज पुश्ड अपवर्ड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, यहाँ पर बेटा कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन सभी स्टेटमेंट्स के आपको रीजन देने होंगे। पहला स्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नेसेसरी फॉर मैमल्स। व्हाई, हम सबको पता है, अपन कई बार देख चुके हैं कि भैया हम जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, हम जो मैमल्स होते हैं ना, हमें जो है लगातार बेटा एनर्जी चाहिए होती है अपने बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो कुल मिलाकर के हमें जो है लगातार क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये एनर्जी आएगी हमारे बॉडी सेल्स के पास से। भाई सेलुलर रेस्पिरेशन होगा ना एरोबिक वाला, तो एनर्जी निकलेगी और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और जो दूसरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब क्या कि हमारे बॉडी सेल्स को ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी। बॉडी के सेल्स ज़्यादा एनर्जी कब बना पाएंगे, जब बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा। तो ग्लूकोज तो मिल ही जाता है, क्यों बेटा, पूरे टाइम तो अपन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं ना, एटलीस्ट जिनके 3 मील्स तो अपन लेते ही हैं, तो ग्लूकोज तो सेल्स को मिल जाता है। लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन मिले इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो लंग्स बोलेंगे कि भैया सुनो, हम जिस रेट से मतलब ब्रीदिंग कर रहे हैं वो रेट ही चलेगा, हमसे मत उम्मीद करना। इसका मतलब कहने का ये है बेटा कि हमारी बॉडी में ऐसा नहीं कि ग्लूकोज की कमी है, या ऐसा भी नहीं कि हमारी ऑक्सीजन मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। जो ब्रीदिंग रेट होना चाहिए वो सेट है ऑलरेडी। तो ब्रीदिंग रेट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में है और ब्लड में भी है। तो ब्लड से क्या होता है, वही ऑक्सीजन हमारे बॉडी सेल्स को मिलती है और बॉडी सेल्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी जो ना ढेर सारी निकालते हैं ताकि अपन उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, राइट। अब होगा क्या, मान लो ऐसा अज्यूम करो कि अपना जो हार्ट है उसका जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, आपको पता है कि हार्ट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है ना, और राइट साइड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, मान लो कि अगर ये दोनों ही टाइप्स की जो ब्लड है इनकी मिक्सिंग हो जाए, यानी कि हार्ट से जो अब ब्लड निकले जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो, वो ब्लड मिक्सचर हो इन दोनों का,
तो क्या होगा? आप बोलोगे कि मैम अब बॉडी सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी भाई। दोनों तरह के ब्लड बेटा मिक्स हो चुके हैं, ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच, दोनों तरह के ब्लड मिक्स हो चुके हैं और मिक्स होकर के क्या हो रहे हैं, बॉडी सेल्स के पास पहुंच रहे हैं। तो बॉडी सेल्स के पास ऐसा नहीं है कि जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अब उस ब्लड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्योंकि दोनों तरह की क्या हुई है, ब्लड की मिक्सिंग हो गई है। तो अब उस ब्लड में ऑक्सीजन तो है लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी, और क्योंकि साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ब्लड में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं कम हो गया। और क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं कम हो गया, तो भाई जाहिर सी बात है हमारे जो बॉडी के सेल्स उनको क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी। और अगर उन बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या होगा, एनर्जी कम बनेगी। और अगर एनर्जी कम बनेगी तो फिर हम अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उसको मेंटेन कैसे कर पाएंगे, काम कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रकृति ने एक ऐसा नियम बनाया है कि भैया हमारे हार्ट के लेफ्ट एंड राइट साइड्स क्या होते हैं, एंटायरली सेपरेटेड रहते हैं, ताकि इन दोनों ही प्रकार के ब्लड्स की मिक्सिंग ना हो, ताकि हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, टू बी मोर प्रिसाइज, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो, वो ब्लड कैसा हो, ऑक्सीजनेटेड हो, मतलब कि उस ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, ताकि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले और वो एनर्जी बना सकें। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हमारे हार्ट के दोनों ही चेंबर्स जो सेपरेटेड रहते हैं, दोनों ही साइड्स जो सेपरेटेड रहते हैं, वो क्यों रहते हैं, क्योंकि हम हाई एनर्जी डिमांड वाले क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। लगातार हमको एनर्जी चाहिए अपने बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसके अलावा आप बोल सकते हो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। और क्योंकि हमें इतनी एनर्जी चाहिए तो इसीलिए हमारे बॉडी सेल्स के पास एक एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई बनी रहनी चाहिए, हमारे बॉडी सेल्स के पास एक एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई बनी रहनी चाहिए। और वो सप्लाई तभी बनी रहेगी जब दोनों जो पार्ट्स होंगे ना, जो दोनों हिस्से जो होंगे हार्ट के, वो कैसे होंगे, आपस में सेपरेटेड होंगे। आगे बात समझ में, चलो। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन अ फिश इज फास्टर देन इन अ पिजन। मछली का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पिजन। क्यों? क्योंकि बेटा मछली के पास जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पानी से, है ना। और पिजन यानी कि पिजन मतलब वो ना कबूतर के पास जो ऑक्सीजन आ रही है बेटा वो कहाँ से आ रही है, सराउंडिंग एयर से आ रही है। तो अपन ये पढ़ चुके हैं कि भाई पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो कम होती है, या पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर्ड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग एयर। तो क्योंकि पानी में बेटा ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, इसीलिए जो एक्वेटिक अपने जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट है ना वो फास्ट रहता है, ऐसे करके सांस लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ऑक्सीजन उनकी बॉडी में आए, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट, वी एक्सपीरियंस अ पेन इन आवर मसल्स आफ्टर स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज। क्यों? लैक्टिक एसिड का जो है ना डिपोजिशन हो जाता है। भाई विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, ढेर सारी एनर्जी चाहिए है। ढेर सारी एनर्जी सप्लाई करने के लिए जो हमारे हाथ पाँव की जो मसल्स होती है, मतलब जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, उनके जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर जोर पड़ जाता है, मसल सेल्स के ऊपर जोर पड़ जाता है कि भाई उनको क्या करनी है, ढेर सारी एनर्जी जो है ना निकालनी है, बनानी है, तब जाकर के हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन होता क्या है, ज़्यादा एनर्जी हमारे मसल सेल्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी कब बना पाएंगे, जब उनके पास ज़्यादा ग्लूकोज आएगा, जब उनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा। तो इसीलिए जब भी अपन एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मसल सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। लेकिन बेटा एक हद तक ही अपन अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ा सकते हैं, उसके बाद ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ेगा। तो जितनी ऑक्सीजन मसल सेल्स को मिलती है ना उतनी ही मिल पाएगी, एक हद के बाद तो अपन वो भी सप्लाई जो ना बढ़ा नहीं पाएंगे। यानी कि मसल सेल्स बोलेंगे कि यार माना कि ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है, माना कि अब हमारे पास जो ऑक्सीजन आ रही है कंपेरेटिवली ज़्यादा आ रही है, लेकिन अभी भी क्या है, ये ऑक्सीजन कम है, एनर्जी और चाहिए है। तो इसीलिए मसल सेल्स बोलते हैं कि चलो छोड़ो यार, एक काम करते हैं, इंसान की तो एक्सरसाइज रुकने नहीं वाली है, तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन की कमी में जो पॉसिबल तरीका हो सकता है एनर्जी बनाने का हम वो कर देते हैं। इसका मतलब हमारी मसल सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, और पायरुवेट क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस नहीं है ऑक्सीजन की, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है या टूटता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और निकलती है एनर्जी।
भाई जो आपके पास सामान होगा आप उसी के हिसाब से तो काम करोगे ना। तो हाथ पाँव की जो मसल सेल्स होती हैं वो बोलते हैं कि भैया ऑक्सीजन की कमी है, तो इस कमी के चलते जो हो सकता है हम वही कर पाएंगे। कि पायरुवेट को कंप्लीटली तोड़ नहीं सकते कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और एनर्जी में, लेकिन हाँ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हम जरूर करवा सकते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में। उससे भी क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। और वो जो लैक्टिक एसिड बन रहा है बेटा, वही क्या होता है, जाके मसल्स में जम जाता है और फिर हाथ पांव दुखते हैं। ठीक है, चलो। वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स। देखो बेटा, वेन्स में जो दीवारें होती हैं वो पतली क्यों होती हैं, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है ना बेटा, या ऐसा भी बोल सकते हो कि वेन्स जो ब्लड कैरी करती हैं वो कहाँ से कहाँ कैरी करती है, पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड है उसको वेन्स कैरी करके कहाँ लेके जाती हैं, हार्ट तक लेकर के जाती हैं। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि वेन्स में ब्लड का जो प्रेशर होता है ना वो कम होता है, और क्योंकि ब्लड का प्रेशर कम है तो वहाँ पर जो थिन वॉल्स हैं वो पॉसिबल हैं। और क्योंकि ब्लड का प्रेशर कम होता है वेन्स के अंदर, तो ये पॉसिबल है कि ब्लड बहते बहते, वेन में ब्लड बहते 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 क्या हो, कभी कभी उसका बैक फ्लो हो जाए। तो ये बैक फ्लो ना हो इसलिए क्या होता है, वॉल्व लगे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है इसका रीजन। पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। जिसका गॉल ब्लैडर कई बार देखो क्या होता है, गॉल ब्लैडर में ना पथरी हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अरे हटाओ इसको। तो कभी कभी जिनका गॉल ब्लैडर बेटा रिमूव हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स को बोला जाता है कि भैया तुम जो है ना कम ऑयली फूड खाओ। क्यों, अभी हमने देखा था कि भैया गॉल ब्लैडर में क्या होता है, लिवर से आया हुआ बाइल जूस जो है ना स्टोर होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, और वो बाइल जूस क्या करता है, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है ताकि फैट्स का डाइजेशन हो पाए। अब जिसका गॉल ब्लैडर ही निकला पड़ा है बेटा, तो जाहिर सी बात है उस पेशेंट के अंदर फैट्स के इमल्सिफिकेशन में क्या होगा, थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर फैट्स प्रॉपर्ली इमल्सिफाई नहीं होंगे तो फिर उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि भैया तुम दद्दा कृपा करो, तुम ना ऑयली चीज़ें खाओ ही कम, ताकि तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उस फैट को जो है ना डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलो। अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि वहाँ पर होते हैं विलाय जो अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हेंस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फिशेस ब्रीथ इन ऑक्सीजन dissolved in water, and the percentage of the oxygen dissolved in water is less as compared to the atmosphere या surrounding air. Due to lack of oxygen, aerobic respiration occurs in resulting in the formation of lactic acid. Accumulation of lactic acid occurs जो होता है उससे हम बोलते हैं कि मसल्स में पेन हो जाता है। Veins have thin walls because the blood there is no longer under the pressure। मतलब वही कि वेन्स में ब्लड का जो प्रेशर है वो कम होता है, and they have walls to ensure कि ब्लड का जो है वो ब्लैक फ्लो ना हो। The separation of oxygenated and deoxygenated blood from the mixing allowing a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in the animals that have high energy needs जैसे कि birds and mammals and constantly use energy to maintain their body temperature. Gall bladder जिसका आप बोल सकते हो कि रिमूव होता है, उनमें आप बोल सकते हो कि फैट्स या लिपिड्स के एमल्सिफिकेशन में जो है ना दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे लोगों को जो है ना डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि आप बोल सकते हो कि वहाँ पर मतलब वही स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में क्या होते हैं, विलाय मौजूद होते हैं जो अब्जॉर्प्शन का सर्फेस एरिया बढ़ा देते हैं। उसके अलावा द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच मेक द अब्जॉर्ब फूड टू रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाउ इज द मूवमेंट इन टच मी नॉट प्लांट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ शूट टूवर्ड्स द लाइट। हमको पता है कि अगर हम अपने कमरे की खिड़की पर एक पौधा रख दें तो पौधे का जो स्टेम होगा, जो प्लांट का जो स्टेम होगा, वो मूव करेगा टूवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस। ठीक है, एक वो मूवमेंट हो गया। और एक टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को अगर हमने टच कर दिया तो वही है, पत्तियां जो है फोल्ड होकर के ड्रूप हो जाएंगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक मूवमेंट हो गया। तो टच मी नॉट प्लांट क्या है बेटा, मतलब टच मी नॉट प्लांट में जो हमको मूवमेंट दिख रहा है दैट इज अ नास्टिक मूवमेंट, और जो शूट का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस वो क्या है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट। तो दोनों में आपसे ये पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस मैंने बता दिया कि भैया एक है नास्टिक मूवमेंट और एक है क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, एक है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और एक है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। एक मूवमेंट जो हो रहा है बेटा
शूट वाला टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस, वो हो रहा है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। और वो वाला मूवमेंट जो टचमिन और प्लांट में हो रहा है बेटा, वो कैसा हो रहा है, क्योंकि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लांट के सर्टेन सेल्स में क्या हो रहा है, टर्गर चेंजेस हो रहे हैं। मतलब प्लांट के सेल्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको टच स्टिमुलस मिल रहा है, तो उस टच स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, उनके सेल्स के अंदर का जो पानी है वो अंदर बाहर हो रहा है, जिसके कारण उनका शेप चेंज हो रहा है, और उसी को अपन बोलते हैं क्या, टर्गर चेंजेस। तो टर्गर चेंजेस के कारण क्या हो रहा है, टचमिन और प्लांट में मूवमेंट दिख रहा है, और आप बोल सकते हो कि ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो है फोटोट्रोपिज्म दिख रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिख रहा है, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस है ना, इट इज़ अ स्लो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस। मूवमेंट, हाँ मतलब जो फोटोट्रोपिज्म है बेटा, है ना, वो आप बोल सकते हो कि एक स्लो रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं कि एक दिन में क्या होता है, स्टेम पूरा वहाँ के वहाँ बेंड हो जाता है। ग्रेजुअली स्टेम की लंबाई बढ़ती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, और जो स्टेम है वो टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस बेंड होता जाएगा, है ना। वहीं टचमिन और प्लांट के अंदर जो आपको मूवमेंट दिखता है ऑन टचिंग इट, वो एक बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये डायरेक्शनल है, मतलब वो स्टिमुलस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये नॉन डायरेक्शनल है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, लाइक दैट, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, एक पॉइंट यहाँ पर आप और ऐड कर देना कि ये हो रहा है बिकॉज ऑफ टर्गर चेंजेस, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ हार्मोन नोन एज ऑक्सिन। तो ये ऑक्सिन हार्मोन करवा रहा है और ये टर्गर चेंजेस करवा रहे हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस फॉर द बेंडिंग ऑफ द शूट टिप ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट सोर्स कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट। वही है ऑक्सिन है कि जैसे ये शूट है ना, इसकी टिप पर क्या होता है, ऑक्सिन बनता है, इसकी टिप पर ऑक्सिन बनता है। जब ऑक्सिन बनता है बेटा, ऑक्सिन फेमस होता है सेल्स को एलोंगेट करवाने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये प्लांट का जो शूट है, जो स्टेम है ना, इसके साइड में क्या होते हैं, सेल्स लगे होते हैं। सपोज ये क्या है, सेल्स हैं ना, ये ऐसे सेल्स हैं। अब क्या होता है, सपोज यहाँ से जो है लाइट आ रही है ना, ये ब्राइट साइड है, और ये क्या है, शेडी साइड है, मतलब यहाँ से धूप नहीं आ रही, यहाँ से लाइट नहीं आ रही है। तो जो शूट की टिप पर है ना, शूट की टिप पर जो ऑक्सिन बनता है, वो ऑक्सिन क्या होता है बेटा, फिर इसके बाद में डिफ्यूज़ होकर के नीचे आता है, टिप से नीचे आता है। जब वो नीचे आता है, वो देखता है कि अरे यार, शूट या स्टेम का जो ये वाला साइड है, यहाँ से सनलाइट आ रही है और यहाँ से सनलाइट नहीं आ रही, मतलब ये क्या है, शेडी साइड है। तो ऑक्सिन को ना धूप पसंद नहीं, वो बोलता है कि जहाँ धूप है वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। यानी कि मैक्सिमम ऑक्सिन जो है बेटा, वो स्टेम के शेडी साइड में क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। नीचे तो आया ऑक्सिन, लेकिन जो स्टेम का जो शेडी साइड है, वहाँ पर ज़्यादा आ जाता है डिफ्यूज़ होकर के। मतलब कि शेडी साइड में जो सेल्स होते हैं ना, उनको ऑक्सिन ज़्यादा मिल जाता है, जिसके कारण इस साइड में जो सेल्स होते हैं, शेडी साइड में, वो ज़्यादा एलोंगेट कर जाते हैं। मतलब एलोंगेट तो ये दूसरे साइड वाले भी होंगे सेल्स, लेकिन ये वाले शेडी साइड में जो सेल्स होते हैं, उनको ऑक्सिजन ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वो ज़्यादा एलोंगेट हो जाते हैं, यानी कि अनइवन आप बोल सकते हो कि सेल्स का एलोंगेशन हुआ। और क्योंकि आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर सेल्स का अनइवन एलोंगेशन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आपको बेटा जो स्टेम है, जो शूट है, वो ऐसा स्लाइटली बेंड नज़र आने लगेगा टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस। मतलब यहाँ पर जो सेल्स हैं, सपोज ये स्टेम है, ये वाला जो साइड है स्टेम का, यहाँ पर धूप आ रही है, यहाँ पर धूप नहीं आ रही है, तो यहाँ पर जो सेल्स होंगे ना, उनके पास ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, तो यहाँ के जो सेल्स होंगे वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। लंबे ये भी होंगे, लेकिन ये ज़्यादा लंबे होंगे, तो क्या होगा, ऐसे अनइवन ग्रोथ होती जाएगी। अनइवन ग्रोथ मतलब ये वाला साइड है वो ज़्यादा लंबा करेगा, तो अनइवन ग्रोथ, तो आपको बेंडिंग नजर आएगी टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस, ठीक है। चल देखो क्या बोला जा रहा है, व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप helps the cell to grow longer. When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the plant या shoot. This concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. या shady side में जो cells होते हैं वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं. Thus the plant appears to be bent towards the light stimulus. मतलब वही है कि अनइवन ग्रोथ हो जाती है, अनइवन सेल्स का एलोंगेशन हो जाता है, जिसके कारण आपको जो ना शूट की या स्टेम की बेंडिंग दिखती है टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस. नेक्स्ट, वाई केमिकल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन एनिमल्स. ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा कि हमारे पास इंसानों के पास, मतलब एनिमल्स की बात यहाँ पर बात हो रही है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों होता है. जैसे कि अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में कि हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है, हमारे पास जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है,
ये मिल करके क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। क्यों? केवल नर्वस सिस्टम सफिशिएंट नहीं है क्या? अकेले उससे नहीं हो सकता कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? अगर हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना ही नहीं पड़ता। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या है बेटा? यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो अगर नर्वस सिस्टम ही पूरा काम कर लेता अच्छे से तो हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना नहीं पड़ता, हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते नहीं, सब बल्ले बल्ले हो जाती, पढ़ना भी नहीं पड़ता। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए होता है? तो बेटा इसका जो आंसर है ना वो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में। देखो क्या बोला गया है, देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है, हमको पता है, लेकिन उनका भी यूजेज का जो है ना बेटा एक मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आप बोल सकते हो कि वहीं पहुंचती है, पूरी आपकी एनसीईआरटी बुक की लाइन है बेटा, एक भी लाइन आपकी एनसीईआरटी बुक के बाहर की नहीं है, ठीक है। तो जब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं बेटा वो केवल उन्हीं सेल्स तक पहुंच पाते हैं जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। मतलब कि आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारी बॉडी में बनती तो हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते तो हैं, लेकिन उनको भी यूज़ करने की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या? कि वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। सिर्फ वो सेल्स जो हमारे नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड हैं, केवल उन्हीं सेल्स के पास जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंच पाते हैं। Secondly, once electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse। मतलब कि जैसे कि मान लो ये न्यूरॉन है, फूल बन गया न्यूरॉन की जगह पे, देखो जैसे कि न्यूरॉन है, ठीक है, और इसमें इम्पल्स का जनरेशन हुआ था, फिर उसके बाद में ट्रांसमिशन हुआ और इसके बाद में कंडक्शन हुआ। मतलब कि इम्पल्स जो है वो अब कहाँ आ गई है, अब आ गई है नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में, है ना। यहाँ पर जो है इम्पल्स आ गई है, पहले इम्पल्स बनी, यहाँ पर कंडक्शन हुआ, उसका ट्रांसमिशन हुआ, अब इम्पल्स कहाँ आ गई, यहाँ आ गई नेक्स्ट न्यूरॉन में। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर एक बार फिर से ये वाले न्यूरॉन में यहाँ पर एक बार फिर से क्या हो, इम्पल्स का जनरेशन हो, कंडक्शन हो, ट्रांसमिशन हो, बेटा यहाँ पर ना कुछ अपने आप को रीसेट करने में ये जो न्यूरॉन है ना ये टाइम लगा देता है। मतलब न्यूरॉन बोलता है कि अरे भैया रुक जाओ, अभी अभी तो हमने इम्पल्स को जनरेट करके अपने बॉडी में कंडक्ट करा करके ट्रांसमिट किया, थोड़ा रुक तो जाओ यार, सांस तो लेने दो। मतलब रीसेट होने में, मतलब नेक्स्ट इम्पल्स जो है इसमें जनरेट हो, कंडक्शन हो, ट्रांसमिशन हो इसके थ्रू, इसके लिए ये थोड़ा सा समय ले लेता है न्यूरॉन कि 2 मिनट रुक जाओ, अपने मैकेनिज्म को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीसेट करेंगे और उसके बाद में जो है ना नेक्स्ट इम्पल्स को जनरेट करके आगे पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism। कि अपने मैकेनिज्म को रीसेट करने में क्या करेगा सेल न्यूरॉन, कुछ समय लेगा, before it can generate and transmit a new impulse। इससे पहले कि वो नई इम्पल्स को जनरेट करे, ट्रांसमिट करे, वो क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा अपने इंटरनल मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, सेल कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांजिट केमिकल इम्पल्सेस। मतलब कि वो ये जो अपने जो न्यूरॉन्स हैं, है ना, वो कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूसली नहीं कर सकते कि यार है यार यार, ऐसा नहीं। क्योंकि एक न्यूरॉन से जैसे ही दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, जो पहले वाला न्यूरॉन है वो कुछ समय लेता है अपने मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए, फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, नेक्स्ट इम्पल्स को जनरेट करके ट्रांसमिट करेगा। ऊपर से हर एक बॉडी के सेल तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच भी नहीं पाती है। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को तुम 2 मिनट के लिए तुम जाने दो, जो स्टिमुलेटेड सेल्स हैं यदि वो क्या करें, कुछ केमिकल कंपाउंड, बोले तो हार्मोन अगर बना लें, सो दिस कंपाउंड या दिस हार्मोन विल डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। कि सपोज एक सेल है, उसको एक न्यूरॉन ने आकर के, ठीक है, ये एक सेल है, इसको एक न्यूरॉन ने आकर के क्या करा, स्टिमुलेट कर दिया। अब ये सेल क्या करे, ये सेल बेटा कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज करे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फिर जो है ना बनाने की जगह ये क्या करे, ये कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज करे। तो वो कंपाउंड क्या होगा, इजीली जो नेबरिंग सेल्स होंगे, ठीक है, जो नेबरिंग सेल्स होंगे उनके अंदर आ जाएगा ये कंपाउंड, और इससे क्या होगा, जो नेबरिंग सेल्स होंगे ना,
जो नेबरिंग सेल्स होंगे उनके पास आप बोल सकते हो कि इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, है ना। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल्स release a chemical compound. This compound will diffuse all around the original cell. In other words, if other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, मतलब यहाँ पर बेटा रिसेप्टर्स की बात हो रही है ना, कि जो सराउंडिंग सेल्स हैं अगर इनके ऊपर रिसेप्टर पाए जाएं, तो ये रिसेप्टर से क्या कर सकते हैं, उस केमिकल कंपाउंड को, मतलब कि उस हार्मोन को डिटेक्ट कर लेंगे, एंड दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स, देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इट। कि अगर ये सेल है, इसको ये ना स्टिमुलेट हो गया, इसको इंफॉर्मेशन मिल गई, अब क्या हो, ये अगर सेल कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज कर दे और नेबरिंग सेल्स के ऊपर क्या है, रिसेप्टर हैं, वो रिसेप्टर क्या करे, उस केमिकल कंपाउंड को जो है डिटेक्ट कर ले, तो होगा क्या, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनको भी जो है ना खबर लग जाएगी, और वो भी क्या कर सकते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, मानती हूँ मैं, बट इट कैन पोटेंशियली रीच टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। माना कि स्लो प्रोसेस है, बट एटलीस्ट बॉडी के हर एक सेल तक ये प्रोसेस जो है ना हो तो जाएगी। रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, इट कैन बी डन स्टेडिली एंड परसिस्टेंटली। और जैसे कि ड्रॉबैक होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, कि जो सेल्स होते हैं वो लगातार इम्पल्स को जनरेट और ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर वो ड्रॉबैक भी पूरा हो जाएगा। माना कि स्लो है, पर एटलीस्ट हर एक बॉडी सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। उसके अलावा स्टेडिली, धीरे 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 चलती तो रहेगी, परसिस्टेंट तो रहेगी। ये नहीं कि अभी रुक गई, मैकेनिज्म रीसेट हो रहा है, नहीं, चल रही है स्टेडिली, स्लो बट परसिस्टेंट रहेगी। ये पूरी बेटा आपकी एनसीईआरटी के लाइंस हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। नेक्स्ट, हाउ टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स। प्लांट्स में बेटा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो एनिमल्स से अलग क्यों होता है। हम सबको पता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं एज सच उनके पास कोई वो नहीं होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, और ना ही उनके पास कोई मसल्स होती हैं। उनके पास सिर्फ क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होता है। मतलब वही है कि हार्मोन्स जो हैं बनते हैं, रिलीज होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, ये होता है वो होता है, और स्टिमुलस से क्या होता है, रिस्पॉन्सेज जो है ना उसके अगेंस्ट शो हो जाते हैं। तो वो अलग कैसे, वो यहाँ से पूछा गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है पहला कॉलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और यहाँ पर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो, इन प्लांट्स प्लांट हार्मोन्स डिफ्यूज टू द प्लेस ऑफ एक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई मसल्स नहीं है, है ना, कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, आप बोल सकते हो कोई मसल्स नहीं है। उनके पास क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और वही हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा, साइट ऑफ एक्शन तक जाते हैं अपनी। एनिमल्स में हार्मोन्स होते हैं आर कैरिड इन ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स को एक्शन साइट तक पहुंचना होता है, तो वो कैसे पहुंचते हैं, ब्लड के थ्रू ना। आपको याद होगा कि हमारी जो वो होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। वो डायरेक्टली अपने सेक्रेशंस, मतलब कि हार्मोन्स को क्या करते हैं, सीधे ब्लड में उठा करके डाल देते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लांट बॉडी में भाई बेटा प्लांट के पास तो कोई ब्लड भी नहीं होता। तो सपोज जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये जो है ना शूट है, इसकी टिप पर क्या बना, ऑक्सीजन बना। अब इस ऑक्सीजन को नीचे उतरना है, तो ये कैसे नीचे उतरेगा बेटा, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन से क्या होगा, ये नीचे उतरेगा और जो सेल्स है वहां तक पहुंचेगा। यहाँ पर क्या होता है, एनिमल्स में ब्लड की हेल्प ली जाती है हार्मोन्स को एक जगह से उनके टारगेट साइट, मतलब जहां पर हार्मोन बना है वहां से टारगेट साइट तक भेजने के लिए ब्लड की हेल्प ली जाती है। यहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स में सिंपल डिफ्यूजन से होता है। नेक्स्ट, प्लांट्स डिपेंड ऑन हार्मोन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स के पास तो बेटा इंपल्सेस भी तो होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, उनसे भी हो जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में हार्मोन्स इन प्लांट्स आर नॉट सेक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स। क्या प्लांट्स में मैंने आपको बेटा कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताई है क्या, कि ये ग्लैंड ये हार्मोन निकालेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन एनिमल्स में देखो स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं। देन इन प्लांट्स, मूवमेंट इन प्लांट्स अकर्स थ्रू अ चेंज इन द वाटर कंटेंट ऑफ द एक्शन ऑफ सेल। मतलब वही टर्गर चेंजेस होते हैं प्लांट्स में, जो आपको जो जैसे कि नास्टिक मूवमेंट जो हुए है ना, वो कैसे होते हैं, टर्गर चेंजेस के कारण होते हैं। लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में क्या होता है, मूवमेंट इन एनिमल्स अकर्ड थ्रू अ चेंज इन द शेप एंड द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन द मसल सेल्स। की मसल सेल्स मतलब वही कि मसल्स क्या करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिसके कारण जो है मूवमेंट नजर आते हैं। प्लांट्स में क्या होता है टर्गर चेंजेस के कारण आपको मूवमेंट नजर आते हैं।
Next, draw a label diagram of human male reproductive system, give the function of the urethra, which hormone is released by the testes, and give the function of prostate gland and seminal vesicle. तो सुंदर सा प्यारा सा एनसीईआरटी बुक में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेटा डायग्राम दिया हुआ है वो बना देना, ठीक है। और फिर बैक टू बैक जो आंसर पूछे गए हैं, मतलब जो सवाल पूछे गए उनके आंसर दे देना। पहला, गिव द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। आप बोल सकते हो कि इन ह्यूमन मेल्स यूरेथ्रा सर्व करता है एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। सर्व्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन, मतलब स्पर्म भी लिख सकते हो बट सीमेन इज मोर करेक्ट, ठीक है। कि यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगी कैसे? यूरेथ्रा के थ्रू। सीमेन बाहर निकलेगा कैसे? यूरेथ्रा के थ्रू। तो कॉमन पैसेज हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिलीज बाय टेस्टिस? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, गिव द फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि भैया ये जो है फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं स्पर्म्स को और अलॉन्ग विद दैट न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स ऐड देयर सेक्रीशंस so that the sperms are now in a fluid medium which makes their transport easier and this fluid also provides nutrition। अलग अलग आपको बेटा ग्लैंड्स के फंक्शन नहीं पढ़ने हैं, मिल करके आपको दे दिया गया है कि भैया प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स के जो सेक्रीशंस होते हैं, है ना, अपने अपने जो उनके रिस्पेक्टिव सेक्रीशंस होते हैं, वो सेक्रीशंस जो होते हैं बेटा मतलब वो अपने सेक्रीशंस बेसिकली ऐड कर देते हैं स्पर्म में। सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये अपने सेक्रीशंस को ऐड कर देते हैं किसमें? स्पर्म्स में, ताकि स्पर्म्स को एक फ्लूइड मिल जाए जिसके कारण उनका ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाए। और उसके अलावा उस मीडियम में, मतलब उस फ्लूइड में ना न्यूट्रिशन भी होता है जो कि स्पर्म्स के नरिशमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? माँ के बेटा बॉडी में जो एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, नरिशमेंट कैसे मिलता है? तो आप सभी को पता है प्लेजेंटा, है ना। इसके ऊपर बेटा कई बार सवाल आ चुका है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जैक्ट लाइंस दी हुई हैं लिख देना प्लेजेंटा के बारे में, वो इनफ है, मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेजेंटा। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। इट कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको अपन विलाई कहते हैं ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ऑन द मदर साइड क्या होती है? ब्लड फिल स्पेसेस होती हैं जो विलाई को सराउंड करती हैं। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सर्फेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास ऑन फ्रॉम मदर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और जो वेस्ट एम्ब्रियो ने डेवलप करा है वो कहाँ से आ जाता है? मतलब वो एम्ब्रियो से माँ के ब्लड में आ जाता है और फिर वहाँ से वो रिमूव हो जाता है। तो ये पूरी आपकी एनसीईआरटी बुक की लाइनें बेटा आपको एज इट इज यही लिख करके आनी है, एक भी कोई पॉइंट, कोई वर्ड, कोई कुछ नहीं छोड़ना है, एज इट इज आपको लर्न करके लिख के आना है। या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्लेजेंटा का क्या रोल होता है, ये लिख देना, या इनडायरेक्टली पूछा गया कि बताओ माँ की बॉडी में एम्ब्रियो को कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिशन, तो ऐसे मिलेगा प्लेजेंटा से। तुमको घूम फिर करके बेटा प्लेजेंटा के ऊपर के ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? आ जाओ लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज सिंपलर, क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव। जल्दी हो जाती है, इजी भी है और ज़्यादा मतलब महंगी भी नहीं पड़ती, अफोर्डेबल है। इन दिस प्रोसेस द प्योरिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंटैक्ट इन द न्यू प्लांट। कि नए प्लांट में क्या होता है, मतलब वही है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे कि मेरे पड़ोसन के पास क्या था, एक गुलाब का पौधा था, ठीक है। उस गुलाब के पौधे की खास बात क्या थी कि उसमें खूब सुंदर गुलाब के फूल आते थे, खुशबूदार, सुंदर सुंदर, है ना। मैंने क्या करा, उसके गुलाब के पौधे की मैं एक कलम या एक स्टेम कटिंग जो है काट करके ले आई और फिर उस स्टेम कटिंग को मैंने अपने घर में गमले में मिट्टी में जो है ना लगा दिया। तो क्या हुआ, नोड्स से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आई, ठीक है, शूट वगैरह और मतलब ब्रांचेस निकल आई, है ना। तो मेरे पास भी क्या हुआ, ठीक वैसा का वैसा एक नया गुलाब का पौधा आ गया। अब वो जो गुलाब का पौधा है बेटा, उस गुलाब के पौधे में एग्जैक्टली वही सारे कैरेक्टर्स होंगे जो मेरी पड़ोसन के गुलाब के पौधे में थे, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो मेरा पास जो गुलाब का पौधा है बेटा वो क्या है, पड़ोसन के पास जो गुलाब का पौधा था उसका बच्चा ही तो है। तो यहाँ पर पेरेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है इंटैक्ट रहते हैं। उसके अलावा सीडलेस प्लांट्स कैन बी ग्रोन यूजिंग दिस मेथड। वो प्लांट्स जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं या वायबल सीड्स जिनके नहीं रहते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से प्रोपोगेट करवा सकते हैं। द प्लांट्स क्रिएटेड यूजिंग दिस टेक्निक्स आर एग्जैक्ट रेप्लिकास, कॉपी होते हैं पेरेंट प्लांट के, एंड ऑब्वियसली कोई वेरिएशंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में
व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, पीरियड्स होंगे और क्या होगा भैया आपको पता है ना कि हर महीने की वही घिसी पिटी कहानी कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है बेटा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मिलकर के यूट्रस की एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कॉज करते हैं, नई नई लेयर्स ऐड कर देंगे, ब्लड की सप्लाई जो है ना, ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई वो वहाँ पर बढ़ जाती है ना। ये बेसिकली क्यों होता है, ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को उसमें धसाने के लिए, एम्बेड करवाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं, एम्ब्रियो बना ही नहीं, तो क्या होगा, जो एग है वो मर जाएगा इंतजार करते करते, और फिर वो जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है बेटा, जो थिकेंड एंडोमेट्रियम है, अब वो टूटना शुरू होगी, उसका ब्रेकडाउन शुरू होगा और झड़ना शुरू होगा, ब्लड, म्यूकस एंड आप बोल सकते हो कि जो लाइनिंग के जो सेल्स हैं, ठीक है, वो वजाइना से बाहर निकलेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन होता है और कुछ नहीं। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, एनसीईआरटी की लाइन है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एक दिन तक जिंदा रहेगा, इसके बाद में चला जाएगा, क्योंकि हर महीने क्या होता है, एक ओवरी से एग या ओवम जो है रिलीज होता है, तो हर महीने यूट्रस अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, रेडी करता है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिकी एंड स्पॉन्जी, लाइनिंग जो है वही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है इफ फर्टिलाइजेशन हुआ हो तो। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। So the lining क्या होगी बेटा, slowly break होगी and comes out through the vagina in the form of blood and mucus. This cycle takes place roughly every month. It is known as menstruation and it lasts for about 2 to 8 days. ठीक है, मतलब जो ब्लीडिंग फेज होता है वो 2 से 8 दिनों के लिए होता है, ऐसी एनसीईआरटी बुक बोलती है। नेक्स्ट, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय what they inherit from their father and not their mother justify। सही बात है, पहले के ज़माने पर जो है महिलाओं के ऊपर बोला जाता था कि महिलाएं जो है ना रिस्पॉन्सिबल होती हैं बच्चे के जेंडर के लिए, सेक्स के लिए, बट साइंस ये बोलता है कि ना, माएँ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, वो पिता होते हैं जो बच्चे के सेक्स एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉट एग्जैक्टली फादर, बट हाँ साइंटिफिकली देखा जाए तो पापा लोग ही जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बच्चे के सेक्स के लिए, माँ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। दूसरा पार्ट क्या है, गिव एन एग्जांपल वेयर एनवायरमेंट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। मतलब इंसानों में देखा जाए तो हमारे अंदर क्या होता है, जेनेटिकली बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होता है, बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे का सेक्स क्या होने वाला है। तो उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देने होंगे। सबसे पहले अपन अपनी बात कर लेते हैं इंसानों की। तो एक ह्यूमन मेल जो होता है बेटा, उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। बेसिकली यहाँ पर आप पहले लिख सकते हो कि अ मेल हैज 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, एक एक्स और एक वाई। फीमेल के पास केवल 2 ही आप बोल सकते हो कि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एन ओवम, तो क्या होगा, इट विल बी अ गर्ल। और if a sperm carrying Y sex chromosome fertilizes an ovum carrying X sex chromosome, then the child will born with a boy. Thus the sperm determines the sex of the baby. ठीक है। Next, in some reptiles, the temperature at which fertilized eggs are incubated before hatching plays a role in determining the sex of the offspring। कुछ रेप्टाइल्स में ऐसा होता है बेटा कि एग्स इससे पहले कि हैच कर जाएं, उनको किस टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया हुआ है, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि अंडों से लड़के निकलेंगे बाहर या लड़कियां निकलेंगी बाहर। फॉर एग्जाम्पल इन टर्टल हाई टेम्परेचर पर अगर इंक्यूबेट किया तो कछुई निकलती है, मतलब फीमेल टर्टल्स निकलती हैं, और अगर थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर अंडों को इंक्यूबेट किया है तो फिर जो मेल टर्टल्स हैं वो निकलते हैं। ओके, चलो। Next, explain with the help of a suitable example why certain traits cannot be passed on to the next generation. What are such traits called? कुछ traits बोला गया है कि ऐसे होते हैं जो next generation में pass on नहीं हो सकते हैं। What are such traits called? ऐसे traits को बेटा जो एक generation से दूसरे generation में pass on ना हो पाएँ, जो पेरेंट्स से बच्चों में ना आ पाएँ, उनको अपन क्या बोलते हैं, acquired traits बोलते हैं।
जैसे कि किसी महिला के कान छिद्र हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब वो किसी बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे के कान ऑटोमेटिकली छिद्र नहीं होंगे। एक चूहा है, उसकी हमने पूंछ काट दी, या मतलब एग्जाम्पल है, एक चूहा है, हमने उसकी पूंछ काट दी। अब वो चूहा जब आगे जाकर के बच्चे पैदा करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि उस चूहे के जो बच्चे होंगे वो टेललेस होंगे, डेफिनेटली उनके पास टेल होगी, है ना। तो वो ट्रेट जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन ना हो पाए उनको अपन बोलते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स। द ट्रेट्स, अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which is not inherited but develops in response to the environment is called an acquired trait. The acquired traits of an organism cannot be passed on to its future generations. For example, ये टो नहीं होगा, लो वेट हो जाएगा, है ना। अच्छा, टो वेट ऑफ बीटल, एक काम करो, लो वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ले लो, कि अगर किसी सपोज एक महिला है वो दुबली पतली है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे जाकर के जो उसका बच्चा बनेगा वो भी दुबला पतला रहेगा, हो सकता है वो गब्बू सा बन जाए। टेल ऑफ माउस, है ना। दीज जो चेंजेस होते हैं दे ब्रॉट इन द नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कैन नॉट बी पास ऑन द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स। मतलब ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ना बेटा, ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ये जर्म सेल के डीएनए में कोई चेंजेस लेकर के नहीं आते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है जन्म के बाद, और ये जो ट्रेट्स होते हैं ये जर्म सेल के डीएनए पर कोई बदलाव लेकर के नहीं आते हैं। सो द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू इट्स प्रोजेनी, दस अक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो उनको बस इतना ध्यान रखना है कि अक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं वो जर्म सेल के डीएनए में चेंजेस लेकर के नहीं आते हैं, और इसीलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं। फाइन, चलो नेक्स्ट। The total number of progenies obtained through the dihybrid cross of Mendel is 1280 in F2 generation. How many of these are recombinants? Mendel का बेटा जो dihybrid cross है उसको याद करो, और तुमको पता चलेगा कि F2 जनरेशन में हमारे पास रेशो क्या आता है। मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर सवाल है, ये याद करो। F2 जनरेशन में टोटल कितने मटर के पौधे पैदा हुए थे? टोटल मटर के पौधे पैदा हुए थे 16, और रेशियो हमें क्या मिला था? 9:3:3:1। ठीक है, 16 में से जो 6 मटर के पौधे थे बेटा, ये कुछ न्यू वेरिएशन वाले थे। भाई मेंडल का वो डाईहाइब्रिड क्रॉस, 2 मटर के पौधे, 1 मटर के पौधे में सीड्स का कलर कैसा था? येलो था, शेप कैसा था? राउंड था। दूसरे मटर के पौधे में सीड्स का कलर ग्रीन था, शेप कैसा था? रिंकल्ड था। क्रॉस किया F1 जनरेशन में, सारे मटर के पौधे कैसे आए? जिनमें कि सीड्स का कलर येलो था और शेप राउंड था, लेकिन वो हेट्रोजाइगस वाले थे। फिर जब उनकी सेल्फिंग करवाई गई तो F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में क्या हुआ? 16 मटर के पौधे आए। 16 में से 9 मटर के पौधे ऐसे थे जिनमें कि सीड्स का कलर येलो था, शेप राउंड था। 1 मटर का पौधा ऐसा है जिसमें कि सीड्स का शेप रिंकल्ड था, कलर ग्रीन था। और जो 3 मटर के पौधे आए 16 में से, सॉरी जो 6 मटर के पौधे आए 16 में से, वो कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन के साथ पैदा हुए। 3 मटर के पौधों में सीड्स का कलर ग्रीन था और शेप राउंड था। 3 मटर के पौधे ऐसे आए जिनमें कि सीड्स का कलर येलो था और शेप रिंकल्ड था। मतलब न्यू कॉम्बिनेशन वाले जो ना, यहाँ पर आपको 6 मटर के पौधे मिले आउट ऑफ दीज 16 ऑफस्प्रिंग्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेंडल ने जो क्रॉस करा उसमें कितने पौधे आ गए? 1280। मतलब कि जो अपने 16 मटर के पौधे हैं वो बराबर हैं 1280 के। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स? कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं? रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पर कितने थे? 6। तो 6 के बराबर यहाँ पर इस केस में कितने रिकॉम्बिनेंट्स हो जाएंगे? x लिख दो। अब क्या करो? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 1280 इंटू 6/16। लगभग आप बोल सकते हो कि आपका आंसर आ जाएगा 480। आप इसको आगे सॉल्व कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 480। ठीक है, कि 16 के बराबर 1280 और 6 रिकॉम्बिनेंट्स के बराबर 480। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। गैस A found in the upper layers of the atmosphere very sorry is a deadly poison but is essential for all living beings. The amount of this gas started declining sharply in the 1980s.
आइडेंटिफाई दिस गैस ए, सबको पता है ओजोन की बात हो रही है, बायोलॉजी में एक ही गैस की बात हो रही है, ओजोन की। हाउ इज इट फॉर्म्ड एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तुमको पता है कि हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस आती हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ती हैं, जैसे कि ये आई यूवी रेडिएशन, ये देखो है ना, O2 मॉलिक्यूल को इसने तोड़ा, 2 एटम्स बन गए नेसेंट ऑक्सीजन के, ठीक है, इसमें से एक एटम गया और इसने क्या करा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा, क्या बन गया देखो, O3 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ दिस गैस, हाउ कैन द डिप्लीशन ऑफ दिस गैस कैन बी प्रिवेंटेड। डिप्लीशन क्यों हो रहा है बेटा, तो आप बोल सकते हो कि synthetic chemicals like chlorofluorocarbons which are used as refrigerants in the fire extinguishers lead to the depletion of ozone layer, है ना। depletion of ozone layer can be prevented by not using synthetic chemicals like CFCs that deplete ozone layer। ये ओजोन गैस जो है बेटा ये बेनिफिशियल कैसे है और ये डैमेज कैसे हो रही है, तो आप बोल सकते हो कि ओजोन एक बेनिफिशियल लेयर है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है, सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस तक नहीं आने देती है। ओजोन इज डैमेजिंग एज इट इज, अच्छा ओजोन डैमेजिंग भी है क्यों, क्योंकि डेडली पॉइजन है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट एनी टू हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ, कि डिप्लीट हो रही है उससे हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, कैंसर बेटा बढ़ रहे हैं, स्किन कैंसर बढ़ रहे हैं, कैटरैक्ट वगैरह देखने को मिल रहा है लोगों में, लोगों की इम्यून सिस्टम पे जो ना कमज़ोर हो रहे हैं। Next, the flow of energy between various components of the environment has been extensively studied. List 4 findings। मतलब यहाँ पर जो सवाल है बेटा वो हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो कैसे होता है उसके ऊपर सवाल है। The flow of energy is unidirectional। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाएगी, वापस लौट करके नहीं आएगी। Terrestrial plants take about only 1% of the sun's energy and change it into chemical energy। कहने को तो प्लांट्स के पास बहुत सारी जो ना सन की एनर्जी पड़ती है ढेर सारी, लेकिन उसका केवल 1% ही प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट या यूज फॉर डाइजेशन या डूइंग वर्क, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है तो केवल 10% ही जाती है, बाकी आप बोल सकते हो कि हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, डाइजेशन में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, काम में जो है ना इस्तेमाल हो जाएगी। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। चलो नेक्स्ट, फूड चेन्स आर मेनली ऑफ 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स। मतलब वही है कि अगर 10% के हिसाब से जो है ना एनर्जी का ट्रांसफर होना है तो किसी भी फूड चेन में मैक्सिमम 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर जो भी ट्रॉफिक लेवल होगा ना उस पर बैठा हुआ ऑर्गेनिज्म को बेटा सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी नहीं, वो वहीं के वहीं मर जाएगा। द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इज मैक्सिमम एंड द नंबर रिड्यूसेस इन सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स। मतलब सबसे जो पहला लेवल होता है फूड चेन का वो होता है बेटा मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उस पर बैठे होते हैं प्रोड्यूसर्स और उनका ही नंबर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर जाते जाओगे तो सब्सिक्वेंटली जो ट्रॉफिक लेवल्स में जो नंबर होगा ऑर्गेनिजम्स का वो कम होता जाएगा, ठीक है, इसलिए वो पिरामिड बनता है। नेक्स्ट, फूड वेब्स आर मोर कॉमन एज कम्पेयर टू आइसोलेटेड फूड चेन्स। फूड वेब ज़्यादा कॉमन होती हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व, वही है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं वो किसी तरीके से हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं एंड सिंस दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और मैग्नीफाई हो जाते हैं। हर फूड चेन में सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल पर हम ही बैठे होते हैं इंसान, तो हमारे अंदर इन नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल बायोमैग्निफिकेशन। Next, write differences between binary and multiple fission in a tabular form as observed in the cells of the organisms। बाइनरी एंड मल्टीपल बेटा फिजन के बीच में यहाँ पर आपको डिफरेंसेस पूछे गए हैं। देखो सबसे पहला, इन बाइनरी फिजन सेल जब स्प्लिट करेगा तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। मल्टीपल फिजन में जब एक सेल स्प्लिट करता है तो आप बोल सकते हो कि बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं साइमल्टेनियसली। इन बाइनरी फिजन each nuclear division is followed by cytoplasmic division. It can be irregular, longitudinal या transverse, but in multiple fission बेटा न्यूक्लियर डिवीजन कई बार होता है। मतलब बाइनरी फिजन में क्या हुआ, एक बार पेरेंट सेल के न्यूक्लियस ने डिवाइड करा फिर तुरंत क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल फिजन में क्या होता है,
रिपीटेडली न्यूक्लियर डिविजन्स होते जाएंगे बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियर बन जाएंगे, और फिर उसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मल्टीपल फिजन में कि एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, फिर दूसरी बार हुआ, फिर नहीं, ऐसा नहीं। एक बार में सबसे पहले क्या होंगे, ढेर सारे न्यूक्लियर डिविजन होंगे रिपीटेडली, और उसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होंगे। नेक्स्ट, जनरली बाइनरी फिजन में अपन देखते हैं कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, मतलब जनरली आप बोल सकते हो कि बाइनरी फिजन कब होता है, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, और मल्टीपल फिजन कब होता है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है। जैसे कि जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे जैसे लिवर में आता है, लिवर सेल में क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पर खतरा होता है कि कहीं आकर के बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको वहाँ से साफ ना कर दे, इसलिए वो क्या करता है, घबराहट में मल्टीपल फिजन करता है, ज़्यादा बच्चे पैदा करता है ताकि उसकी पॉपुलेशन बढ़े और जो और लिवर सेल्स हैं उनमें भी इन्फेक्शन कॉज करें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया ऑफ बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल आपके पास एक ही है, प्लाज्मोडियम, जो आप 10th में पढ़ते हो। ये उसी का पिक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट, डिस्कस स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड, उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं, हाइफे ऑफ ब्रेड मोल्ड या राइजोपस, दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फिर इसके बाद में द टाइनी ब्लॉब ऑन स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, और उन टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो, स्पोरेंजिया बोलते हो, जिनमें कि स्पोर्स पाए जाते हैं। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स कॉल्ड स्पोर्स, दे कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स। ये दिख रहा है आपको। चलो, फिर उसके बाद में द स्पोर्स आर कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट विच enables them to survive in the unfavorable conditions such as lack of food, water and extreme temperature. When the conditions are favorable, spores जो हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं, नई कॉलोनी बनाते हैं, मतलब कि नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं। दैट्स ऑल बच्चों, आज के सेशन में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एंटायर 10th बायोलॉजी के हमने कवर कर लिए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इनका जवाब कैसे देना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, गुड नाइट।